हेलो गाइज। पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन तथा सार्थ एकेडमी के पॉलिटिकल साइंस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम महान फिलोसफर तथा राजनीतिक विचारक अरस्तू के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम अरस्तू के बारे में अध्ययन करना शुरू करें, आप लोग से निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि आप लोग इस पॉलिटिकल साइंस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अरस्तू के बारे में हम सबसे पहले उनका जीवन परिचय देखेंगे और उसके बाद ही हम उनके राजनीतिक विचार को देखेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अरस्तू के जो विचार हैं, राजनीतिक विचार हैं, उस पर उनके गुरु प्लेटो का प्रभाव है। और साथ में हम ये भी देख लेते हैं कि अरस्तू ने कौन कौन से महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी हैं। तो सबसे पहले इनका पुस्तक है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पॉलिटिक्स। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद इनका पुस्तक है रेहेटोरिक, उसके बाद मेटाफिजिक्स, उसके बाद है निकोमैकियन, और उसके बाद है एथिक्स। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें जो पॉलिटिक्स है वो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी के कारण अरस्तू को जो है राजनीति विज्ञान का पिता माना जाता है। अब इनके जो प्रमुख राजनीतिक विचार है जिसको कि हम इस सीरीज में अध्ययन करेंगे, उसमें है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, दास प्रथा का सिद्धांत, संपत्ति का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, शासन प्रणाली का सिद्धांत, नागरिकता का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत और आदर्श राज्य का सिद्धांत। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि चूँकि अरस्तू और प्लेटो ये दो जो थिंकर हैं वो बहुत ही राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इन्होंने लगभग सभी विषयों पर अपना विचार व्यक्त किया है। तो इनका टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इसलिए ये 1 या 2 वीडियो में नहीं समटा पाएगा। तो हो सकता है इसके लिए 4-5 वीडियो बन जाए। तो कृपया आप लोग प्रत्येक वीडियो को देखिए, और ये वीडियो देखने के बाद मुझे पूर्ण आशा है कि आप चाहे डीएसएसपी का एग्ज़ाम दीजिए, या फिर नेट का एग्ज़ाम दीजिए, या फिर पीसीएस दीजिए, या फिर बीए या एमए का कोर्स जो बच्चे कर रहे हैं, तो उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आइए अब हम सबसे पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो अरस्तू के जीवन परिचय में सबसे पहले देखिए कि इनका जन्म जो है 384 ईसा पूर्व में हुआ है। और इनका जन्म हुआ कहाँ है, तो स्टेगिरा नामक नगर राज्य में। ये स्टेगिरा जो है यूनान जो उस समय था उसका एक नगर राज्य था, और ये उस समय में मैसेडोनिया के अधीन था। इस नगर राज्य में अरस्तू का जन्म होता है। इनके अरस्तू के जो पिता थे वो मैसेडोनिया के राज दरबार में चिकित्सक थे। जो सिकंदर महान जो हुए, उनके दादाजी उस समय राजा थे मैसेडोनिया के, उनके राज दरबार में चिकित्सक थे। तो अरस्तू को भी चिकित्सा का ज्ञान था, और यहाँ पर रहते हुए अरस्तू ने जो राजकाज को नज़दीक से देखा था। तो इसलिए आप उनके विचार में देखिएगा कि व्यवहारिकता का जो है ज़्यादा पुट नज़र आता है। उसके बाद 18 वर्ष की उम्र में अरस्तू प्लेटो की अकादमी में एडमिशन लेकर के पढ़ना शुरू करते हैं, तथा प्लेटो की मृत्यु 347 बीसी में हुआ है। तो प्लेटो की मृत्यु तक, यानी कि 20 वर्ष तक अरस्तू जो है प्लेटो के अंदर में अध्ययन किए हैं। अरस्तू जो थे एक बहुत ही मेधावी छात्र थे। प्लेटो ने उनके बारे में कहा है कि अरस्तू जो है अकादमी का मस्तिष्क, सर्वोत्तम पाठक तथा ज्ञान का साकार रूप है। उसके बाद हम देखते हैं कि 342 ईसा पूर्व में अरस्तू जो है मैसेडोनिया के राजकुमार सिकंदर का शिक्षक बनते हैं, और 5 वर्ष तक वे सिकंदर को पढ़ाते हैं। उसके बाद 335 ईसा पूर्व में सिकंदर राजा बनते हैं। सिकंदर जब राजा बनते हैं, उसके बाद जो अरस्तू है वो वहाँ से चले जाते हैं, और इनका एथेंस आ जाते हैं, और एथेंस में ये अपना एक अलग से एकेडमी खोलते हैं, और वही उसी एकेडमी में अध्ययन और अध्यापन का कार्य करते हैं, और यहीं पर इन्होंने अपना सारा पुस्तक लिखा है। तो 335 बीसी में सिकंदर के राजा बनते ही अरस्तू जो है अपना अध्यापन के कार्य से पुनः जुड़ जाते हैं। और 323 जो बीसी है उस समय में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो 323 बीसी में जब सिकंदर की मृत्यु होती है,
तो फिर यहाँ पर जो है एथेंस में जो सिकंदर चूँकि उसको जीत चुका था, तो एथेंस में सिकंदर के मरते ही इनके विरुद्ध विद्रोह हो जाता है, जिसमें कि अरस्तु चूँकि सिकंदर के नज़दीकी थे तो इनको भी खतरा उत्पन्न होता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद 1 साल बाद ही 322 BC पूर्व में अरस्तु की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार ये कुल लगभग 62 साल जीवित रहते हैं और उसके बाद इनकी 322 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है। अब हम इनका अगला चीज़ देखते हैं कि आप देखेंगे कि अरस्तु को जो है वो राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है, प्लेटो को क्यों नहीं कहा जाता है? देखिए, प्लेटो जो हैं वो उन्होंने जितने भी अपने विचार दिए थे राजनीति विज्ञान के संबंध में, वो जितने भी सब्जेक्ट थे उस समय, जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों पर प्लेटो ने अपना विचार दिया था तथा उन समस्याओं का व्यापक विवेचन किया था। एक जो पश्चात विचारक हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनका नाम है व्हाइटहेड। उन्होंने अपने एक कथन में कहा भी है कि जो पूरा पश्चात राजनीतिक विज्ञान है वो प्लेटो के सिद्धांत पर ही धारावाहिक टिप्पणी है। कहने का मतलब ये है कि प्लेटो के सिद्धांत का या तो आलोचना करते हुए पश्चात राजनीतिक विचार बना है या फिर उनका समर्थन करते हुए। कोई पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो के विचार को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। तो इतने महत्वपूर्ण विचारक होते हुए भी प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों नहीं कहा गया और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता क्यों कहा गया, उसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले तो प्लेटो का जो कमी था वो ये था कि इन्होंने राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित नहीं कर सके। ठीक है, और ये इनके समय में, प्लेटो जो के समय में राजनीति विज्ञान जो है नीति शास्त्र का ही एक हिस्सा बना रहा। साथ ही साथ आप देखेंगे प्लेटो का जितना भी राजनीतिक सिद्धांत है या राजनीतिक दर्शन है वो व्यवहारिक कम है और तार्किक ज़्यादा है, यानी कि उसमें दार्शनिक पुट ज़्यादा है, व्यवहारिकता कम है। यही कारण है कि प्लेटो को राजनीति विज्ञान का पिता नहीं कहा जाता है। और जब आप अरस्तु को देखेंगे तो अरस्तु का जो दर्शन है उसमें राजनीति विज्ञान के संबंध में उन्होंने उसको व्यवहारिक स्तर पर लाया है और साथ ही साथ उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया है। आप देखेंगे कि जब अरस्तु आते हैं तो उन्होंने राजनीति विज्ञान को सभी विषयों का सिरमौर कहा है। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने में सक्षम हुए हैं। इसी कारण अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है, न कि प्लेटो को। अब हम इनका राजनीतिक विचार देखते हैं। तो राजनीतिक विचार में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति तथा इसकी प्रकृति, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है और राज्य की प्रकृति क्या है अरस्तु के अनुसार। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए कि जो अरस्तु का जो महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स के प्रथम अध्याय में ही राज्य के उद्भव, विकास, स्वभाव तथा उद्देश्य की चर्चा अरस्तु ने की है। इसमें उन्होंने जो राज्य की उत्पत्ति के लिए उन्होंने मानव प्रकृति को ही राज्य की उत्पत्ति का स्रोत माना है, यानी मनुष्य का जो नेचर है उसी नेचर से राज्य की उत्पत्ति हुई है। अरस्तु मानते हैं कि मनुष्य में तृष्णा होती है और संवेदना होती है, इसके साथ साथ उनमें बुद्धि भी होती है। इस बुद्धि के कारण मनुष्य जो है सिर्फ जीना ही नहीं चाहता है बल्कि अच्छी तरह जीना चाहता है। और अच्छी तरह जीने के लिए मनुष्य को कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब इन आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य अकेले नहीं कर सकता है और न ही वह अकेले रह सकता है। इस मनुष्य की इसी प्रवृत्ति जो है, इसी के कारण धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि अरस्तु मानते हैं कि जो मनुष्य की प्रकृति है उसी के कारण राज्य का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि अरस्तु का कहना है कि मनुष्य में दो मूल प्रवृत्ति होती है। पहली है यौन संतुष्टि की और दूसरी है आत्मरक्षा की। पहली प्रवृत्ति जो है यौन संतुष्टि की, उसके कारण स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, और दूसरी प्रवृत्ति जो है आत्मरक्षा की, उसके कारण स्वामी और दास का मिलन होता है। जब स्त्री और पुरुष और स्वामी और दास का मिलन होता है तो इससे परिवार का अभाव होता है। अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ पर स्वामी और दास का मिलन से परिवार कैसे बनता है। तो अरस्तु के समय में जो यूनान की स्थिति थी उसमें जो दास थे वो परिवार के एक आवश्यक अंग थे। तो इसीलिए अरस्तु ने अपने विचार में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में दास को भी एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनुष्य की दो मूल मूल प्रवृत्ति है, यौन संतुष्टि तथा आत्मरक्षा, इसके कारण स्त्री पुरुष का मिलन होता है, जिससे संतान की उत्पत्ति होती है और वंश जो है आगे बढ़ता है, और साथ में स्वामी और दास का मिलन होता है। इससे परिवार का आविर्भाव होता है। परिवार के द्वारा मनुष्य के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी कि यहाँ पर परिवार के माध्यम से मनुष्य जो है अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन मनुष्य को केवल दैनिक जीवन की ही आवश्यकताओं की पूर्ति करनी नहीं होती है, बल्कि उसकी कुछ सांस्कृतिक आवश्यकताएं भी होती है जिसको कि वह पूरा करना चाहता है। यह कैसे पूरा कर सकता है? तो धार्मिक उत्सवों, त्योहारों द्वारा वो अपनी इस सांस्कृतिक तृष्णा को शांत करना चाहता है, और इसी के कारण जो है इसी सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ग्राम का आविर्भाव होता है। ग्राम का आविर्भाव में क्या होता है कि जब बहुत से परिवार मिलकर के एक जगह बसते हैं तब गांव का निर्माण होता है। तो आप देखेंगे कि परिवार में जो है वो दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और जब ग्राम उत्पन्न होता है तो यहाँ पर मनुष्य की जो है दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के साथ साथ सांस्कृतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। अब आप देखेंगे कि इस तरह से जब गांव का आविर्भाव हो जाता है, तो जब अनेक गांव जब बन जाते हैं तो इन्हीं अनेक गांवों से मिलकर के राज्य बनता है। अब अरस्तु का मानना है कि राज्य में मनुष्य जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसी राज्य में मनुष्य को उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, सामाजिक आवश्यकताओं यानी कि सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, साथ में नैतिक या आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस प्रकार राज्य जो है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अरस्तु जो है राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है, या दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, या फिर शक्ति सिद्धांत है, इनको वो स्वीकार नहीं करते हैं। वो मानते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति जो है स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे होती है। अब हम देख लिए कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हो रही है। अब हम देखते हैं कि अरस्तु के राज्य की विशेषताएं क्या है। तो पहली विशेषता जो अरस्तु के राज्य की है कि अरस्तु का राज्य जो है प्राकृतिक है। अब प्राकृतिक कैसे हैं, इसको अरस्तु जो है 3 तर्क के आधार पर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहला जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि जो प्रकृति शब्द है, उस प्रकृति शब्द का अर्थ है विकास की चरम अवस्था या विकास की पूर्णता। अब यहाँ पर देखेंगे कि विकास की चरम अवस्था कैसे है। तो आप देखेंगे कि कोई भी वस्तु जो है वो जब विकसित होती है तो वो अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाती है। इसी प्रकार राज्य में कहता है कि राज्य जो है वो समाज का जो है विकास के क्रम में विकसित रूप है, चरम बिंदु है, इसीलिए राज्य प्राकृतिक है। उसका दूसरा जो तर्क देते हैं अरस्तु कि राज्य प्राकृतिक है, उसमें कहते हैं कि प्रकृति हमेशा सर्वोत्तम को पाना चाहती है। अब यहाँ सर्वोत्तम को जो पाना चाहते प्रकृति, तो उसके बारे में अरस्तु कहते हैं कि यहाँ सर्वोत्तम का अर्थ है अंतिम उद्देश्य या विकास की पूर्ण अवस्था या फिर आत्मनिर्भरता। यहाँ राज्य सर्वोत्तम है क्योंकि वह मनुष्य के विकास का अंतिम लक्ष्य है या मनुष्य के विकास की पूर्ण अवस्था है, जहाँ मनुष्य अपनी शारीरिक, मानसिक और नैतिक पूर्णता को प्राप्त कर आत्मनिर्भर होता है। इसीलिए अरस्तु मानते हैं कि राज्य प्राकृतिक है। उसका तीसरा जो तर्क देते हैं कि प्रकृति किसी वस्तु का निर्माण व्यर्थ नहीं करती है। अरस्तु के अनुसार प्रकृति ने जहाँ पशु पक्षियों को सिर्फ आवाज़ दी है, वहीं उसने मनुष्य को भाषा या वाणी दी है। तो ये मनुष्य की जो भाषा या वाणी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है समाज और राज्य की स्थापना करना। तो इस प्रकार हमने अरस्तु के पहला जो राज्य की पहली विशेषता है राज्य प्राकृतिक है उसको देखे। अब देखते हैं अरस्तु के राज्य की दूसरी विशेषता क्या है। तो अरस्तु के राज्य की दूसरी विशेषता है कि राज्य की परम आवश्यकता। राज्य की परम आवश्यकता के बारे में बोलते हैं अरस्तु कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। देखिए ये पॉइंट जो है वो हमेशा पूछता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसका कथन है। देखिए अरस्तु का जो ये सिद्धांत है, जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, इससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डीएसएसबी में भी और नेट में भी और पीसीएस में भी पूछता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम बीच बीच में बताते भी जाएंगे कि हाँ कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन सा पॉइंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो देखिए राज्य की परम आवश्यकता में जो दूसरी विशेषता है उसमें जो कहते हैं अरस्तु कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज अ सोशल एनिमल। तो इस लाइन को जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो उसके बाद कहते हैं कि मनुष्य चूँकि एक सामाजिक प्राणी है
और राज्य में ही मनुष्य की भौतिक, सामाजिक और नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन सब के बिना जो भौतिक आवश्यकताएं या सामाजिक आवश्यकताएं या नैतिक आवश्यकताएं हैं, इन सब की पूर्ति किए बिना मनुष्य का जीवन जो है पशु तुल्य होता है। इसलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य या तो देवता है या पशु। देखिए ये लाइन भी DSSB या नेट में या फिर PCS में अक्सर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य या तो देवता है या पशु, ये अरस्तु कहते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता है वो या तो देवता है, क्योंकि वो मनुष्य से ऊपर हो जाता है, देवता जो है वो मनुष्य से ऊपर हैं, और या पशु है, क्योंकि पशु जो है मनुष्य से नीचे है। तो जो या तो मनुष्य से ऊपर है, जो मनुष्य से नीचे है, उनको राज्य की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य जब तक मनुष्य रूप में है तब तक उसे वह राज्य में रहेगा ही, उसे राज्य की आवश्यकता होगी ही। उसके बाद जो तीसरी विशेषता है अरस्तु के राज्य की, वो है पूर्ववर्ती। यहाँ पूर्ववर्ती कहने का मतलब है कि अरस्तु कहते हैं राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती होता है। ये स्टेटमेंट भी पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको भी ध्यान रखिएगा कि कौन कहता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है, यानी कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले आता है। अब आप कहेंगे कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो मनुष्य की प्रकृति के अनुसार हुई है, तो यहाँ पर मनुष्य के अनुसार जब राज्य की उत्पत्ति हुई तो राज्य मनुष्य से पहले कैसे हो गया? तो ये जो कहते हैं राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है, ये व्यवहारिक अर्थ में नहीं कहते हैं, बल्कि वो दार्शनिक अर्थ में कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। तो ये दार्शनिक अर्थ में कैसे कहते हैं? ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो है दूसरी वस्तु जो है वो पहली वस्तु से पहले कब होता है? जब दूसरी वस्तु अपनी परिभाषा हेतु पहली वस्तु पर निर्भर करे, या दूसरा चीज़ है कि जब दूसरे का अस्तित्व पहले पर निर्भर हो। अब यहाँ पर देखिएगा कि इसी दार्शनिक अर्थ में अरस्तु जो है वो राज्य को व्यक्ति से पहले मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो व्यक्ति की परिभाषा है वो राज्य पर ही निर्भर करता है, और साथ ही साथ जो व्यक्ति का अस्तित्व है वह भी राज्य पर निर्भर करता है। इसीलिए राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। तो इस प्रकार हमने 3 विशेषता देख लिया। अब चौथी विशेषता देखते हैं, राज्य का उद्देश्य और कार्य। इसमें देखते हैं कि राज्य का उद्देश्य क्या है। तो राज्य का उद्देश्य है सर्वोच्च हित की पूर्ति कर सर्वोत्तम जीवन का विकास करना, यानी कि राज्य का जो मुख्य काम है वो है कि व्यक्ति का सर्वोच्च हित की पूर्ति किया जाए, और उस सर्वोच्च हित की पूर्ति कर मनुष्य के जो सर्वोत्तम जीवन है उसको प्राप्त करने में सहायता किया जाए। तो अरस्तु का यहाँ कथन है, इसीलिए अरस्तु कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जो है जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। जैसे कि शुरुआत में हमने कहा था कि कैसे मनुष्य के 2 जो प्रवृत्ति है, यौन संतुष्टि और आत्मरक्षा, इसके कारण और जो दैनिक आवश्यकता है, जो सामुदायिक आवश्यकता है, या भौतिक या नैतिक आवश्यकता है, या आध्यात्मिक आवश्यकता है, उसके कारण राज्य का विकास होता है। तो यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति जो है जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु निरंतर अस्तित्व में बना रहता है। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछता है कि ये किसने कहा है कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु निरंतर अस्तित्व में बना रहता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि राज्य का उद्देश्य और कार्य क्या है, कि व्यक्ति के सर्वोच्च हित की पूर्ति करते हुए उसके सर्वोच्च जीवन का विकास करना। अब पांचवा जो विशेषता है वो है राज्य के आंगिक सिद्धांत का। अरस्तु जो है वो राज्य के आंगिक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ये आंगिक सिद्धांत में उनका कहना है कि जैसे आंगिक सिद्धांत में क्या होता है कि शरीर पूर्ण है, इसके विभिन्न अंग है, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, जीभ है, तो ये शरीर के विभिन्न अंग हैं। ये प्रत्येक अंग जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। नाक का अपना कार्य है सांस लेना, मुंह का कार्य है खाना खाना, हाथ का कार्य है कि कुछ काम करे, पैर का कार्य है चलना। तो ये सब अपने अपने स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, परंतु वह शरीर पर निर्भर है। यदि हम इन अंगों को शरीर से अलग कर दें तो फिर इस अंग का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार अरस्तु कहते हैं कि राज्य जो है पूर्ण है, राज्य पूर्ण है और व्यक्ति इसका अंग है। ये व्यक्ति जो है स्वतंत्रता पूर्वक कार्य तो करते हैं, परंतु वे राज्य पर निर्भर हैं। यदि राज्य को से उनको हटा दिया जाए तो फिर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि राज्य के बिना मनुष्य का अस्तित्व नहीं है।
इसी बात को दोहराते हुए यहाँ पर जो कहा गया था अरस्तु के द्वारा कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, लेकिन श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति हेतु निरंतर अस्तित्व में बना रहता है। वो इसी चीज़ का एक तरह से आंगिक सिद्धांत का ही विस्तृत रूप है। तो राज्य के आंगिक सिद्धांत का मतलब है कि राज्य की तुलना जो है मनुष्य के शरीर के अंगों से, राज्य और व्यक्ति के संबंध की तुलना मनुष्य और उसके शरीर के अंगों से की जाती है। तो इस प्रकार हमने अरस्तु के जो राज्य की प्रकृति है, राज्य की उत्पत्ति और राज्य की प्रकृति को हमने देख लिया। अब हम इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम अरस्तु के अन्य सिद्धांत के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।